चलो देखो, उसमें जो लिखा गया है तो लिखे हो, शेड्यूल में तुम्हारे आया है, वैसे ऊपर हेडिंग डाल लो और नीचे पॉइंट करके लिखो कि पॉइंट में ही बताएंगे। लिखो आगरा नगर, क्योंकि उत्तर प्रदेश से जो संबंधित है हिस्ट्री वही है, पढ़ा है शेड्यूल, वही पढ़ना है। आगरा नगर की स्थापना, आगरा नगर की स्थापना 1504, आगरा नगर की स्थापना 1504 में सिकंदर लोदी आगरा नगर की स्थापना 1504 सिकंदर लोदी के शासनकाल में की गई थी। यह प्रश्न पूछा है कि आगरा नगर की स्थापना किसने की? सिकंदर शासनकाल में की गई या सिकंदर लोदी के द्वारा किया गया। यह प्रश्न पूछा भी गया है। दूसरा लिखो, हर्षवर्धन के शासनकाल में, हर्षवर्धन के शासनकाल में उत्तर प्रदेश के हर्षवर्धन के शासनकाल में उत्तर प्रदेश के दो जिलों प्रयागराज एवं कन्नौज में, प्रयागराज एवं कन्नौज में दो धार्मिक सम्मेलन आयोजित किए गए। ये परीक्षा में पूछा गया है, दो धार्मिक सम्मेलन आयोजित किए गए। लिख लिए। देखो एक प्रश्न जो पूछा गया ऐसे ही कि हर्षवर्धन के शासन काल में उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से वो दो कौन से जिले थे जहां पर धार्मिक सम्मेलन आयोजित किए गए? दोनों ऑप्शन में रहता है। अभी तक जो पूछा गया है आयोग से, प्रयागराज, दूसरा क्या है? कन्नौज। जैसे याद कर लो। दूसरा, इससे पहले लिखे हो कि आगरा नगर की स्थापना किसने की थी? सिकंदर लोदी। लोदी वंश का शासक था और सन कौन सा था? 1504 में। ठीक है, अगला लिखो, 2 हो गया है। तीसरा लिखो अगला, चौरा चौरी, चौरी चौरा है उसका नाम ना, चौरी चौरा। पहले चौरी, फिर क्या है? चौरा। कांड का संबंध, चौरी चौरा कांड का संबंध उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले से है। उत्तर प्रदेश के किससे है? गोरखपुर जिले से है। इसमें जानते ही हो, तो समझ रहे हो, है ना? और इसकी बात थी भाई, जरूरी थोड़ी ना है। यहाँ पे कंडीशन तो ये है कि घर के माँ बाप कहें तो वो तो समझ में आता नहीं, तो गांधी जी जो कहेंगे वो सबके समझ में कहाँ आएगा? कुछ लोग उग्र हो गए थे ना, अपनी जगह पे सही भी थे। ऐसा नहीं है कि कोई ये कह दे कि वो ये तो कह नहीं सकता है कि जो उग्र वाले थे, उग्र क्रांतिकारी या समाज वाले, जिसे कहा जाता था उदारवादी या उग्रवादी, दोनों लोगों के समन्वय से आजादी मिली थी। कभी ये नहीं कहा जा सकता है कि गांधी अकेले गांधी जी थे, उनका भी योगदान रहा, तो नेहरू जी का भी था, तो सुभाष चंद्र बोस का भी था। सोचने का तरीका अलग था लोगों का। तो वहां 1922 में हुआ क्या था? बस यही, लोग के समझ में नहीं आया। जैसे अगर कि किसी आदमी को पीड़ित रहो, एक प्रश्न है, मान लो, और तुम्हें अकस्मात मिल जाए, और मान लीजिए पिताजी हो आपके घर के, वो कह दे कि नहीं, अब किसी को तुम दंडित नहीं करोगे, शपथ दिलाने वाली बात। तो ये बातें किताबों में, फिल्मों में तो अच्छी लगती हैं, सामने अच्छी नहीं लगती। अगर जिससे आदमी मार खाया रहता है ना, तो मिलने के बाद वो भूल जाता है कि पिताजी क्या कहते। यही कांड हुआ था। अंग्रेजों को ये पा गए और उसके बाद इन्होंने क्या किया, वो सब जितने को पाए जला दिए, है ना? तो गांधी जी ने तो यही कहा कि अहिंसा की मैं बात कर रहा हूँ, गड़बड़ हो रहा है। तो ये कांड हुआ था और ये गांधी जी को एक बड़ा वो लगा था इस पर, और उन्होंने इसके परिप्रेक्ष्य में क्या वापस लिया था? असहयोग आंदोलन। तुरंत ना फरवरी में बैठे थे वहां पे गुजरात में, उन्होंने स्थगित कर दिया था आंदोलन को। तुरंत कहा नहीं हो सकता, क्योंकि हमने जो कहा वो नहीं हुआ। आगे लिखो, अगला एक लिखो, ऐसे एक करके लिखता था, A B, ऐसे लिखो, गौतम
गौतम बुद्ध नगर का संबंध, चाहे ब्रैकेट में उसका मुख्यालय लिख लेना, हेडक्वार्टर, नोएडा, एक करके से लिखते जाना। गौतम बुद्ध नगर का संबंध या मुख्यालय कुछ लेना, कहाँ लिखोगे? नोएडा। फिर बी करके लिखो दूसरा अगला, अंबेडकर नगर का संबंध अकबरपुर। गौतम बुद्ध नगर का संबंध कहां से है? नोएडा। ठीक, अकबरपुर का, अंबेडकर नगर का अकबरपुर। फिर उसके आगे लिखो सिद्धार्थ नगर का संबंध, सिद्धार्थ नगर का संबंध नवगढ़। सिद्धार्थ नगर का संबंध नवगढ़। ठीक, और उसके बाद डी वाले में संत कबीर नगर का संबंध खलीलाबाद। 4-5 बार प्रश्न घुमा करके आयोग ने पूछा है। कभी इन चारों को सम्मिलित करने के लिए पूछता है और कभी कभी ऐसा पूछा है गौतम बुद्ध नगर का हेडक्वार्टर या इसका संबंध किससे है? एक ऑप्शन रहेगा नोएडा, खलीलाबाद। अभी गए नहीं हो ना उधर कभी? खलीलाबाद, संत कबीर नगर कहां पड़ेगा? खलीलाबाद। अब आगे लिखो, उसके अलावा अगला लिखो नैमिषारण्य तीर्थ। नैमिषारण्य तीर्थ सीतापुर में स्थित है। नैमिषारण्य तीर्थ कहां स्थित है? सीतापुर में। 18,000 मुनियों का पढ़े हो, वहां तपस्या की थी। और सबसे बड़ी बात है कि पौराणिक रूप से माना जाता है कि वाल्मीकि वाल्मीकि कह रहे हैं, ऋषि महर्षि दधीचि का नाम सुने थे? ठीक, वो कहा गया था ना, वृत्तासुर जो राक्षस था उसी इंसान से मारा जा सकता था जो लंबे समय से तपस्या किया हो और उनकी हड्डियों से वज्र बनाया गया, फिर वज्र से मारे गए थे। तो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध नैमिषारण्य किससे है? महर्षि दधीचि का अगर पूछा जाए संबंध किससे है? नैमिषारण्य से। अगर कभी पूछा जाए महर्षि दधीचि का संबंध किससे है? नैमिषारण्य। नैमिषारण्य कहाँ है? सीतापुर। 2 प्रश्न है। 18,000 मुनियों का तप, 88,000 मुनियों का जो तपस्वी है जहाँ तप किए थे वो स्थली कहाँ पड़ता है? नैमिषारण्य, सीतापुर। या दधीचि का नाम पूछा जाए तो भी वही होगा। ठीक, 3-4 बार कभी घुमा करके पूछे गए हैं। आगे लिखो जौनपुर नगर की स्थापना, जौनपुर नगर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक द्वारा जौनपुर नगर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक द्वारा मोहम्मद बिन तुगलक की याद में जौनपुर नगर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक द्वारा मोहम्मद बिन तुगलक की याद में किया गया था। या किया गया लिखो तो वैसे ही पास्ट टेंस का है वो, किया गया। 2 प्रश्न है। एक प्रश्न है कि किसकी, भाई जानते हो उसका नाम ही था जौना खां, है ना? किसका नाम? मोहम्मद बिन तुगलक का। और फिरोज शाह तुगलक ने किया था। जौना खां से उसका नाम क्या किए थे? ये जौन। 2 प्रश्न है कि जौनपुर नगर की स्थापना करने वाला शासक फिरोज शाह तुगलक और किसकी याद में किया था? ठीक, उनका नाम था मोहम्मद बिन तुगलक। आगे लिखो, उसके आगे अगला प्रश्न लिख लो। नगर महोदय श्री के नाम से, नगर महोदय श्री अंडरलाइन कर लेना ऐसे, नगर महोदय श्री, और कहीं कहीं महोदया भी लिखा रहता है पेपर में। ठीक, नगर महोदय श्री नाम से, नगर महोदय श्री नाम से कन्नौज जिले को जाना जाता है। यह हर्षवर्धन के शासनकाल की बात है। पूरा तो लिखता भी नहीं, कभी कभी आयोग इतने लिखता है। महोदया का संबंध किससे है? किससे है? कन्नौज से। श्री महोदया, ये नगर श्री महोदया का संबंध किस जिले से है? उत्तर प्रदेश के कन्नौज। ठीक है,
बिलग्राम जानते हो? ये वाला बिलग्राम नहीं, तुम्हारा चुंगी वाला बिलग्राम किससे संबंधित है? कन्नौज से। अकबर के शासन काल में हुमायूं का युद्ध हुआ था ना, कहाँ पे? बिलग्राम में। हाँ 1540 में। ऐसे फिर लिखा जाता है ना, बिलग्राम कन्नौज। कन्नौज एक जिला हो गया, बिलग्राम एक स्थान। बाद में पढ़ा था ना। आगे लिख लो, आगे लिखो। श्रृंगवेरपुर, श्रृंगवेरपुर का संबंध इलाहाबाद से, श्रृंगवेरपुर का संबंध, ये वाला जो लिखा रहे हैं, संबंध पूछा था कि कौन सा, इसमें सुमिलित नहीं है। श्रृंगवेरपुर का संबंध ऐसे है, श्रृंगवेरपुर ऐसे लिखते हैं, ये रहा है। श्रृंगवेरपुर का संबंध इलाहाबाद से, कलिंजर का संबंध बांदा से। हाँ कलिंजर, शेरशाह सूरी मारा था ना वहां। कलिंजर का संबंध बांदा से तथा देवा शरीफ का संबंध, तथा देवा शरीफ हाँ का संबंध बाराबंकी जिले से है। ये सब ऐसे छोटे छोटे हैं, कुछ याद कर डालो। कलिंजर का संबंध बांदा से, सिंगवेरपुर का संबंध इलाहाबाद से, धार्मिक स्थल है वहां का सिंगवेरपुर इलाहाबाद का, तो प्रतापगढ़ के पास में पड़ता है, वो बॉर्डर लगता है उसका। ठीक, अब तो कट के चला गया, कौशाम्बी में आता, लेकिन अभी भी उतना इलाहाबाद में है। आगे लिखो, आगे अगला लिखो, आगे लिख लो। उदयन वासदंता की कथा का संबंध, उदयन वासदंता ऐसे है, उदयन तो लिखी लोगे, वास दंता नहीं है, दत्ता है यार। हाँ, वास दत्ता का संबंध कौशाम्बी जिले से है, कौशाम्बी जिले से है। ठीक, लिख लिए, बस ऐसे याद कर लो। उदयन का संबंध किससे है? वास दत्ता, कौशाम्बी जिले का संबंध। अजात शत्रु का पुत्र था ना उदयन, पढ़े हो? उदयन के ही शासन काल के बाद कवियों ये मानने लगे थे, एक ऐसे वंश का नाम बताओ जिनके वंश में उनके पिता के द्वारा हत्या की गई, उसके बाद राजा बनी। यही वंश था अजात शत्रु का। ठीक है, ठीक, अब शुरू से चला आ रहा था। इसमें एक है, एक कहानी भी है, वास दत्ता और उदयन की कहानी कहाँ से लिखी गई है? कौशाम्बी जिले से। एक लाइन में समझो, ज्यादा नहीं। कौशाम्बी जिले में उदयन को बंदी बना लिया गया था, इनको बंद कर दिया गया था। कहाँ? वही उसकी जेल में। वास दत्ता वहां के सम्राट की राजकुमारी थी। ठीक, और ये बहादुर था, इसने सरेंडर नहीं किया वहां के सम्राट के सामने, और धीरे धीरे उस राजकुमारी में और इनमें कि प्रेम, वही है प्रेम कहानी है इनकी दोनों लोगों की, जो है वास दत्ता की और किसकी? उदयन। बाद में उसे छोड़ दिया गया था। बहादुर मतलब जैसे उनका नहीं, पृथ्वीराज चौहान का, उनकी कहानियां ऐसी है कि हाँ भाई सरेंडर नहीं हुए लोग, इसीलिए लोग याद भी करते हैं। अगर ये पूछा जाए कभी किस पे डिपेंड, ये आईएएस में एक बार आया था कि उदयन और वास दत्ता कहानी किस पे है डिपेंड? हाँ, एक श्रृंगार रस पर एक कहानी किताब है इसकी। चलो आगे लिखो, कितने हो गए इसमें? आगे अगला लिख लो। संत कवि मलूक दास का संबंध, मलूक दास पढ़े नहीं? मलूक दास पहले मलूक, हाँ मलूक दास, संत कवि मलूक दास का संबंध कौशाम्बी के कड़े, नहीं हमारे यहाँ पड़ता है, इसे कहा जाता है कड़ा मानिकपुर, कड़ा मानिकपुर। अब किसमें पड़ गया है ये? कौशाम्बी जिले में, पहले प्रतापगढ़ में था, है ना, कड़ा मानिकपुर। मलूक दास का संबंध कहाँ से पूछा गया है? संत कवि मलूक दास का संबंध कड़ा मानिकपुर से। यही तो वो मारा गया था, फिरोज क्या नाम था उसका? अरे अलाउद्दीन खिलजी किसका दामाद था? कौन? फिरोज खिलजी था। तो उसी का, उसी 25 शादी, चाचा भी उसका था, दामाद ससुर भी उसका।
तो उसी उसको यही तुम्हारा थोड़ी करे मानिकपुर में। आगे लिखो, आप क्या लिखे इसमें? गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट कॉलेज, गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट कॉलेज उत्तर प्रदेश के लखनऊ में स्थित है। गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट कॉलेज उत्तर प्रदेश के लखनऊ में स्थित है। ठीक, अगला पॉइंट लिखो, कौशाम्बी, अगला पॉइंट है कौशाम्बी स्थित प्रभासगिरी, कौशाम्बी स्थित प्रभासगिरी है। प्रभासगिरी स्थल का संबंध जैन धर्म से है। जैन धर्म से ये पूछा गया है कि प्रभासगिरी किससे संबंधित है? जैनियों से। अब प्रभासगिरी पड़ता कहां पे है? कौशाम्बी में। दो प्रश्न हैं, अगर पूछा जाए प्रभासगिरी का संबंध कौशाम्बी से और ये किसका संबंध किससे है? जैन से। कभी कभी जानते हो ऐसा हो जाता है कि हमारे स्टेट के विषय में ज्योग्राफी पूछ ली जाती है, हमारे स्टेट की हिस्ट्री, और पढ़े नहीं होते तो सोचते इतिहास में तो हमने कहीं नहीं पढ़ा है, इसको कहीं लिखा हो, लेकिन अलग अलग है ना। और ऐसे जानते हो जनगणना में भी कभी कभी आता है, तो सिविल वाले में ऐसे 1/4 का, अर्थात पूरब हो गया, पश्चिम, मान लीजिए उत्तर और दक्षिण, तो हम ऐसे पढ़ लेते हैं। जैसे मान लीजिए पूछा जाए कि सबसे ज्यादा वर्तमान में कहाँ पे जनसंख्या की वृद्धि हुई, नगर कौन सा है? वो दादर नगर हवेली, ओवरऑल में दादर नगर हवेली में दशकीय वृद्धि दर 2001 से 2011 के बाद। ये एक लाइटली प्रश्न है, सभी को मालूम है। अब इसी को 4 खंड में बांट दो, तो एक पूरब के हो गए 18 जिले, जैसे पूर्वांचल के हैं इधर वाले, कुछ इधर के मान लो और कुछ दक्षिण के। उसमें से पूछ लेगा कि निम्नलिखित में से किस जगह पर जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है, और तुम उसमें रहेगा, ये ऑप्शन ही नहीं रहेगा दादर नगर हवेली, कहीं उत्तराखंड है ना, इधर का पूछा तुम्हारा यही दे दिया। भाई मान लो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश कोई और करके, फिर हम उसमें कोठाचाली करते हैं और गलत तत्काल में हो जाता है। ये चीजें हैं, इसको थोड़ा सा सीनियर के साथ, मतलब हम लोग तैयारी करते थे, एक भैया थे तो उन्होंने काट कर बताया था कि 4 भारत देश के जितने राज्य को 4 भागों में काटा करो, और सबसे ज्यादा चारों तरफ 6 रेशियो डेंसिटी, और उनका सेंसेक्स सबसे ज्यादा जहां जहां का है, 4 ही तो बनेंगे चारों दिशाओं के, तो 4 तो 16 याद कर लो, फंस जाएगा ही। और 10 साल की जनगणना होती है, लेकिन यही सब जानकारी होने में लंबा समय चला जाता है कि पढ़ना कहाँ से है। चलो आगे लिख लो, अगला लिख लो, लिखो, कौशाम्बी का संबंध घोषित राम मठ से, कौशाम्बी का संबंध, ये पूछा गया है, घोषित राम मठ कहां पर स्थित है? कौशाम्बी में। घोषित राम मठ का संबंध कौशाम्बी से कुशीनगर का संबंध, फिर से लिख लो, कौशाम्बी का संबंध, हाँ, घोषित राम मठ, अगर ये मठ है चाहे इसी तरह लिख लो, कौशाम्बी है, अगर तुमसे सीधी सी बात है समझो, कौशाम्बी में कौन सा मठ है? घोषित राम मठ। अब तुमसे पूछा जाए कि घोषित राम मठ कहाँ है? महेत सहेत एक मठ है ना, कई बार पूछा गया, श्रावस्ती में पूछा जाता है। तो घोषित राम मठ का संबंध किस जिले से? कौशाम्बी से। या पूछा जाए घोषित राम मठ किस जिले में स्थित है? कौशाम्बी से। बात समझ में आ रहा है? अब आगे लिखो, अगला दूसरा कौन सा लिखे हो? कुशीनगर। कुशीनगर का संबंध, आगे लिखो, रामाभर स्तूप से, रामाभर कई बार आया है, रामाभर स्तूप से तथा, उसके आगे लिख लो, तथा सारनाथ
का संबंध धमेक स्तूप से, धमेक स्तूप से है। बस स्तूप से है, ऐसे याद कर लो। और तुम्हें इतना याद करना है, सारनाथ बराबर क्या होगा? धमेक। ठीक, कुशीनगर बराबर बस रामभर। एक और घोषित बराबर कौशाम्बी। ऐसे दिमाग में रख लो। बस इतिहास का है, जैनियों से बौद्धों से संबंधित था ये। ठीक है, अब आगे लिख लो अगला। उसकी आगे लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र, ये तो इंटरव्यू में पूछा गया था एक बार। लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में है। लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र उत्तर प्रदेश के कहां पर है? गाजीपुर जिले में है। ठीक, और एक गाजीपुर और भीतरी नाम सुने हो? अरे भीतरी का मंदिर, भीतरी गांव, झांसी, देवगढ़, है ना? तो पूछता है ना अलग अलग। जेके मंदिर लिखे तो वो सब अलग है, तो ऐसे याद कर लेते हैं लोग कि भीतरी, ठीक, देवगढ़। देवगढ़ कहाँ है? झांसी में, है ना? और भीतरी गांव कहाँ है? कानपुर में। हाँ, और भीतरी कहाँ है? गाजीपुर में। अरे जैसे बता रहे थे उस दिन पालन गांव, ये बता रहे थे ना तुमको उस दिन, पालन जिला और पालन एयरपोर्ट पालनपुर। तो ऐसे ही है। अब पूछा क्या है एक बार, देवगढ़, पेपर प्रीवियस ईयर में देखो, देवगढ़ का मतलब वैसे भीतरी, फिर भीतरी गांव, फिर देवगढ़, ये अंतर के भीतरी कहाँ पड़ेगा? कैसे याद कर लो, कहाँ है? गाजीपुर में। ये याद करने को होता है, भीतरी बराबर गाजीपुर, और भीतरी गांव बराबर कहां पर पड़ेगा? कानपुर। हाँ, नगर में पड़ेगा कानपुर। और उसे देवगढ़ कहाँ है? झांसी भाई। बस ये है उसका, ये मिलान करने कई बार आया है। अब आगे लिखो, बेगम समरू ने, है बेगम समरू, हाँ, बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण, बेगम समरू, ऐसे बेगम समरू ने एक प्रसिद्ध चर्च का निर्माण सरधना, 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 फिर आगे कॉमा लगा के लिखो, सरधना मेरठ में किया था। ठीक, सरधना, सरधना, सरधना कहाँ पड़ता है? मेरठ में। अरे सरधना का मेला बताया नहीं, तुझे मेला पढ़ा रहे थे। एक बार मेंस में आयोग ने पूछा था कि बेगम समरू, बस इतना ही था कि बेगम समरू का संबंध किस जिले से था? किस जिले से? मेरठ से। बात समझे कि नहीं? जब मेंस में आया तो समझ में किसी की नहीं आया, लेकिन उसको 2-3 बार आयोग ने पूछ लिया तो सब नॉर्मली हो गया, पूछना बंद कर दिया, है ना? तो बेगम समरू, जैसे यहाँ का पूछा जाता है, अपने यहाँ का लखनऊ के वाजिद अली शाह की जो पत्नी रही, उनका बेगम हजरत महल, तो स्टार्टिंग में बड़ा प्रश्न बनता था। बात समझ रहे हो? अब थोड़ा सा लाइटली हो गया है। अब एक प्रश्न एक बार आया था कि वो भाग करके 1857 की क्रांति के बाद कहाँ चली गई थी? नेपाल चली गई थी। ये था। चल मिसकाल चल रहा है, मिसकाल खेल है बाहर। चलो आगे लिखो। अगला, सरधना कहाँ पड़ेगा? लैंड है सरधना, मेरठ में। आगे लिख लो अगला, महर्षि वाल्मीकि का आश्रम, महर्षि वाल्मीकि का आश्रम, महर्षि वाल्मीकि को जानते हो? मिले हो? समझ रहे हो? नहीं सुने हैं। महर्षि हमारा एक बार जानते हो, एक बार ऐसे एक PhD का हमारा वो चल रहा था, इंट्रेंस वो इंटरव्यू था, हमसे पूछा
वो क्या था, जॉन स्टुअर्ट माइल्स, JL माइल्स, मतलब उनका जॉन स्टुअर्ट मिल्स नाम था। तो हमारे सर ने हमसे पूछा इंटरव्यू में, वो आए थे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से, कहें जॉन स्टुअर्ट माइल्स को जानते हो? हमने कहा हाँ। कहें कहाँ मिले थे? मैंने कहा सर मिले कहाँ थे? वो ब्रिटिश के थे, अर्थशास्त्री थे, चाहे समाजशास्त्री कह लो। तो उन्होंने कहा कि अच्छा, हम सोचे कि आप कहीं उनसे मुलाकात हुई है, कि बड़े कॉन्फिडेंस से कह रहे हो कि जॉन स्टुअर्ट माइल्स को जानते हो। अरे हमने कहा सर जानने वाली क्या बात, बहुत पहले के आदमी, तो मैं पढ़ाता भी जन्म नहीं लिए रहे होंगे। जॉन स्टुअर्ट माइल्स है ना, उसका पहला सिस्टम क्या था? एडम स्मिथ का, दूसरा डेविड रिकार्डो का, और तीसरे क्रम के कौन से? जॉन स्टुअर्ट माइल्स। तीन ही लोग तो थे वहां के। आगे लिखो, क्या लिखे थे? महर्षि वाल्मीकि का आश्रम बिठूर कहाँ पड़ता है? कानपुर। कानपुर के बिठूर में स्थित है। कानपुर के बिठूर में स्थित है। ऐसे एक बार 2008 का लोअर का पेपर था, शायद 10 या 11 में हुआ था, बहुत विलंब में। तो हम तो पेपर दे नहीं पाए थे, तो तैयारी नहीं कर रहे थे। पेपर में देखा तो पूछा था, मणिकर्णिका निम्नलिखित में से किसका नाम था? झांसी की रानी का। और उस समय मैक्सिमम लोगों के गलत हो गए थे। कारण जानते हो क्या है? जैसे अभी कोई चीज तुम्हें बताएं, छठ से मोबाइल निकालोगे, गूगल जिंदाबाद, मारे फट से सर्च किए, बता दिए। कुछ बच्चे भी होते हैं चंचल, बता देते। उस समय मोबाइल का समय नहीं था, अब गलत हो गया। जब परीक्षा हाल से कुछ लोग निकले तो भैया लोग, हम लोग गए थे बाहर, हालांकि बाद में हम आए, तो भैया लोग जब एडमिशन कराए, वहां पे तो लोग चर्चा कर रहे थे कि कहाँ जन्म, किसका नाम है, इसमें समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि वो लोग क्या कर सकते थे, उनको सिर्फ इंतजार करना था आयोग का, कि आयोग इसका लगाएगा क्या आंसर। क्योंकि इतना थोड़ी है कि गूगल मार दोगे सट से आ जाए, कुछ जमाना नहीं था। एक प्रश्न ये, दूसरा पूछा था महारानी लक्ष्मीबाई। देखो पहले उसने पूछा मणिकर्णिका किसका नाम, अब मेंस में उसने पूछ लिया कि महारानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था? बनारस में। क्योंकि मणिकर्णिका घाट कहाँ है? बनारस में। तो ये अब ज्यादा हो गया है। अब आज के समय में ये मान के चलो कि इतना ज्यादा, चाहे मोबाइल ले लो, टेक्नोलॉजी बढ़ गई, इतना आसान नहीं था। एक प्रश्न था और बता दें सीधा, समन्वित, पढ़े हो? समन्वित ग्रामीण रोजगार योजना, समन्वित ग्रामीण विकास योजना कहते हैं इसको। इसकी शुरुआत कब की गई? मैक्सिमम किताब में आज भी जाके देखो तो लिखा है 1975। और जब आयोग का अनुसार आया तो डाला 1980, सही किया आयोग एक बार। तो हम लोगों ने कहा चलो, अच्छा ज्यादा जो होते हैं ना कम बुद्धि के आदमी, जो कम पढ़े लिखे होते हैं, तो उनको ये लगता है कि वो जो सोचते हैं वो सही है। जैसे हम लोग थे, तो हम लोग जानते हैं कि बच्चे ज्यादा तो थी नहीं, तो हम लोगों ने सोचा जो आयोग ने सही कर दिया है वो आयोग समझदार नहीं है, बाद में सही कर देगा। अरे आयोग का है नहीं समझदार है, 60 साल उसके आदमी है, PhD होल्डर, उससे गलती कहाँ होगी? दोबारा परीक्षा हुई तो समाजशास्त्र का एक पेपर हुआ, फिर उसने पूछा कि भारत देश में समन्वित ग्रामीण विकास योजना का प्रारंभ की गई। फिर हम लोगों ने लगाया 1975, फिर गलत हुआ। तो एक हमारे सर उन्होंने कहा 180 रट लो, क्योंकि उनको भी उतना बेचारे पता नहीं था कि टेक्नोलॉजी नहीं थी। अंत में कुछ लोगों ने लिख करके लोक सेवा आयोग में लेटर दिया, एक मतलब कहते हैं अनुरोध किया कि सर आप इसको एक्सप्लेन करिए। तो उसने लिख करके NCERT रिकमेंड की और कहा जाके पढ़ लेना। तो उसमें यह लिखा था 1975 में कांग्रेस सरकार के द्वारा ग्रामीण समन्वित ग्रामीण योजना को मंजूरी प्रदान की गई थी, जबकि छठी पंचवर्षीय योजना अर्थात 1980 में श्रीमती इंदिरा गांधी के द्वारा 2 अक्टूबर 1980 को संपूर्ण भारत देश में से लागू किया गया। तो आयोग ने कहा मैंने यही तो पूछा ना कि लागू कब किया गया? बड़े बड़े ज्ञानी बने हो सभी लोग, बहुत प्रश्न गलत होते थे, अब नहीं होते उतना ज्यादा, लेकिन पेपर का स्तर बदल गया है। पहले का पेपर आप लोग देख लो ना तो मैक्सिमम कर लोगे 100 में से 80 75, क्योंकि वैसे नॉर्मली पूछता था, उसे मालूम था किताब उताब नहीं है। और उससे भी 10 साल पहले चले जाओ तो मैगजीन नहीं आती थी, लोग टीवी देखते थे करंट के लिए, तो ऐसे पूछ लेता था नॉर्मली कि हरदोई में कल कौन आया था। तो कहाँ दिखाया जाएगा ये? न्यूज चैनल पर ना। ये आगे लिखो, अब बदलता गया, बिठूर याद कर लेना, ठीक है, महर्षि वाल्मीकि का। अब आगे लिख लो अगला, प्रयागराज
स्थित अल्फ्रेड पार्क, अल्फ्रेड नोबल, प्रयागराज स्थित अल्फ्रेड नोबेल पार्क, अल्फ्रेड नोबेल पार्क का पुनः नामकरण, पुनः नामकरण कर, पुनः नामकरण कर नहीं कर दो, पुनः नामकरण चंद्रशेखर आजाद, चंद्रशेखर आजाद के नाम से किया गया है। ये बहुत जल्दी हुआ है ना। ये प्रश्न बाद में आयोग ने कई बार पूछा भी कि अल्फ्रेड नोबेल पार्क या अल्फ्रेड पार्क लिख दे, पूछा जाता है कि ये किस क्रांतिकारी के नाम से परिवर्तित किया गया, क्या नाम था? चंद्रशेखर आजाद। और उसका जो पूरा विवरण है उसका ये कहिए सीधा कि देखो यही कहते हैं जीवन है, आदमी किसी को कह दो कि तुम्हें परसों सजा होगी तो आदमी जानता है। भगत सिंह को फांसी की सजा डिसाइड कर दी गई थी, है ना, 23 मार्च को 1931 को। तो उनके साथ जो भी उनके साथ थे 23 मार्च 1931 पूरा भारत देश रोया कि हमारे यहाँ एक क्रांतिकारी को सजा दे दी जाएगी, फांसी। लेकिन विधि का विधान देखिए, चंद्रशेखर आजाद इनसे पहले मारे गए। मारे क्या गए? मरना तो उचित नहीं है, शहीद हो गए बेचारे व्यक्तिगत। कब वो शहीद हुए थे? 27, अरे एकदम जंगली ना था, 27 फरवरी 1931। अरे हाँ, इतना तो याद रखो। कहने का मतलब ये है कि डिसाइड किसकी हुई पहले सजा? भगत सिंह की। और शहीद कब हुए पहले? कौन? चंद्रशेखर आजाद। वही पार्क है, कभी जाना तो इलाहाबाद कभी जाना तो बड़ी अच्छी पार्क है वहाँ पे। अल्फ्रेड पार्क किसी पूछ रहे, चंद्रशेखर नाम है लेकिन पुराने लोग जानते हैं अल्फ्रेड पार्क कहाँ है। बहुत बड़ी पार्क बनी है, गेट पर उनकी प्रतिमा लगाई गई है। और उसी पार्क में पेड़ के नीचे, बाकी तो मूवी भी आई है, किताब भी पढ़े होंगे। एक ही गोली तो बची थी, बड़ी बुद्धिमानी का काम किए। उन्हें मालूम था कि पकड़े जाएंगे तो मारे बड़े बुरी तरीके से जाएंगे, इसीलिए उन्होंने कहा कि मरना तो है ही है, चाहे आज चाहे कल। गांधी जी ने अपने विवरण में यही एक बात बोली थी कि भगत सिंह को फांसी हो गई, पूरा भारत देश हमको नालायक नकारा कहा। लेकिन लॉर्ड इरविन का एक ऐसा समझौता था, वो अपने दिमाग से काम किए। अलग अलग चीजें हैं, किसी को मैं नहीं कह रही क्योंकि बड़े आइडल हैं, महापुरुष हैं, दोनों लोग थे। उसने एक ऐसा प्रपोजल रखा था, उसने कहा था कि कौन, क्या नाम उनका? सरदार भगत सिंह, है ना, भगत सिंह का। उसने कहा था सरदार भगत सिंह को फांसी हो जाए, उसके बाद हम तुम्हारे द्वारा जितने माननीय जितना मान सके उतनी तुम्हें मंजूरी दे देंगे। मतलब जैसे कोई आदमी कह रहा थे एक आदमी बराबर 100 आदमी, ये उनकी जिद थी। और गांधी जी ने एक ही दिमाग लगाया कि है क्रांतिकारी। भाई देखो, गलत नहीं कहना चाहिए किसी को, ना उनको ना इनको। आज नहीं कल तो मारा जाएगा, क्यों? क्रांतिकारी का मतलब यही है, लड़ाई करना। तो ऐसा ना किया जाए कि इसका बलिदान दे दिया जाए और 100 लोगों को बचा लिया जाए। लेकिन ये पूरे जीवन में एक स्पॉट लग गया उनके ऊपर, एक धब्बा लग गया कि भारत देश के व्यक्तियों को संतुष्ट नहीं कर पाए। और पूरे जीवन में सबसे बड़ा कलंक यही है, गांधी जी ने जो भगत सिंह को नहीं बचाया। लेकिन गांधी जी कई बार ये बात बोलते रहे कि पुत्र है। अच्छा, ये कहते भी थे कि सब हमारे पुत्र हैं, तो फिर पुत्र है तो काहे बलिदान दे दिए। इसीलिए गांधी जी ने जो भी रहा हो, मैंने कहा ना कि कभी किसी को कुछ नहीं कहना चाहिए। उनका जो विवेक काम किया उन्होंने किया। आज नहीं कल पे मारे जाएंगे। लेकिन लोगों ने सवाल किया कि तुम कौन होते हो डिसाइड करने वाले कि आज मारे जाएंगे कि कल मारे जाएंगे। उन्हें लगता था, पता नहीं घर में कोई लड़का नालायक हो, ज्यादा उग्र टाइम पे घर में सोचते आज नहीं करूँ, कौन भी 2-4 हाथ तो पाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं कहना चाहिए। अब तो बड़ी बहुत कांग्रेस वो क्या, कौन सी सरकार? आपकी सरकार है ना जी, वहाँ पे बहुत अच्छा काम किए लोगों ने। उनका वहाँ के असेंबली में लगा दिए फोटो। ये क्या नाम उनका? केजरीवाल है। चल, सही बात है, कोई सुख न जाने जीवन का। गांधी जी के तो दर्जनों लड़कियां रहे। आगे क्या है, क्या नाम एक और प्रश्न था, ये क्या मंदिर नहीं याद आ रहा है। देखो, विख्यात
विख्यात भारत माता का मंदिर वाराणसी में स्थित है। प्रसिद्ध बड़ा है, विख्यात या प्रसिद्ध भारत माता मंदिर कहाँ है ये? वाराणसी। भारत माता मंदिर कहाँ स्थित है? एक फैक्ट है, इसे याद कर लो, वाराणसी। और ऑप्शन में प्रयागराज भी लिखा रहेगा, हो सकता है कि सोनभद्र मिर्जापुर न लिखते, विंध्याचल का बॉर्डर लगता है। बात समझ रहे कि नहीं? कंफ्यूज करने के पास उसके पास कई ऑप्शन होते हैं, कुछ फैक्ट है उसको ऐसे याद कर लो। चलो आगे लिख लो। अगला, कालपी नगर यमुना नदी के तट पर स्थित है। कालपी नगर यमुना नदी के तट पर स्थित है। अब कहाँ है? क्यों जिला? जालौन पड़ जाएगा। हाँ, कालपी नगर यमुना नदी के तट पर स्थित है। ज्यादा है जानकारी के लिए, कौन सा जिला पड़ता है? जालौन। ठीक, अब आगे लिखो। आगे अगला पॉइंट लिखो। बहू बेगम का मकबरा, बहू बेगम का मकबरा अयोध्या, ब्रैकेट में लिख लो फैजाबाद। बहू बेगम का मकबरा अयोध्या, ब्रैकेट में क्या लिखोगे? फैजाबाद में स्थित है। 2-3 प्रश्न थे, जैसे बहू बेगम, क्या सम्राट, समरूप कहते थे। ठीक, इन लोगों को 3-4 लोगों का ऐसा नाम था कि जब हम ये क्या नाम उनका, बेगम हजरत महल, ये सवाल ज्यादा लाइटली होने लगे, सभी को मालूम चल गया, 3-4 लोगों के नाम ये पूछने लगा। सरधना पे तो इतिहास कई बार पूछा है, और पेपर अगर इधर दे लो 11 तारीख को, उसके बाद प्रयास करो कि जो मेंस में प्रश्न आए हुए हैं, बात समझ रहे हो नहीं? अभी जैसे 2017 लास्ट रहा उसका ऑब्जेक्टिव, 2018 से डिस्क्रिप्टिव हो गया ना पीसीएस का, लेकिन इसके 17 के पहले 18 से पहले जो आयोग ने कराए हैं प्रश्न को, जो पूछा है वो स्पेशली नए सवाल उसमें हैं, उसको धीरे धीरे करके याद कर डालो, क्योंकि एज कम है अभी आप लोग की, अभी रीढ़ की हड्डी में दर्द नहीं होगा। जो ज्यादा एज हो जाएगी तब दर्द होगा। 8 घंटा बैठोगे ना चेयर पर, तो तीसरे दिन डॉक्टर के यहाँ जाओगे। अब 40 जहाँ प्लस कर जाओगे तो पता लगा शुगर और ब्लड प्रेशर और परेशानी। अभी पढ़ने की एज है, और उसमें कुछ पॉइंट है, उस किताब को पढ़ना, और यहाँ आकर के सर लोग रहते हैं, पूछ लेना। ठीक, चलो आगे लिखो। अगला, महोदय वही नाम है, महोदय कामा लगाओ या अंडरलाइन कर लो, कुछ भी लिख लो। महोदय के नाम से कन्नौज जिले को जाना जाता है। जैसे महोदय लिखे थे, महोदय के नाम से कन्नौज जिले को जाना जाता है। ठीक, एक प्रश्न है, अगर मान लो कभी आयोग पूछे जैसे कन्नौज लिखे, और ज्यादातर उटपटांग करके पूछे कि कन्नौज का संबंध, तो एक ऑप्शन उसमें आएगा हर्षवर्धन, वो लगा देना चाहिए, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा कन्नौज संबंध किसका था? हर्षवर्धन का। थानेश्वर से वो राजधानी ले गया वहां, फिर उसके बाद वो करवाया, सम्मेलन करवाया, बहुत चीजें उसने यहाँ भी की थी। जैसे इलाहाबाद का सबसे ज्यादा संबंध किससे है? अकबर से। मतलब वो सब उसमें पूछा जाए मुगल काल में, तो मुगल काल में सबसे ज्यादा काम किसने किया था? अकबर ने। और इलाहाबाद को स्थापित भी किसने किया था? अकबर ने। उसका एक स्टेटमेंट था, अल्लाह के द्वारा आबाद किया गया स्थान क्या कहलाएगा? इलाहाबाद। ठीक, ये किया गया था। और राजाओं का स्थान बराबर राजस्थान। ठीक, चलो आगे लिखो। अर्जुन, आगे लिखो, एक पॉइंट और लिख लो बस। अर्जुन द्रौपदी का स्वयंवर स्थल, अर्जुन द्रौपदी का स्वयंवर स्थल, अर्जुन द्रौपदी का स्वयंवर स्थल उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले में स्थित है। फर्रुखाबाद जिले में स्थित है।
ताल भी है, ये महाभारत से रिलेटेड, ये बरखलाबाद में ताल ताल होगा, ये महाभारत से रिलेटेड है। अरे हाँ, अरे है क्या, देखो मेरठ हस्तिनापुर स्पेशली तो नहीं कह सकते हैं, हस्तिनापुर पूरा मेरठ है, दिल्ली के आसपास ये शुरू कर दो, 3-4 जिले मिला करके हस्तिनापुर बना था। रहने वाले लोग कहाँ के थे? हस्तिनापुर के। तो आसे पास जाते थे। एक को एक बार 12 वर्ष का क्या हो गया वनवास, और 1 वर्ष का क्या हुआ था अज्ञातवास, 13 वर्ष तो वैसे चले गए। और फिर भैया आसे पास में तो रहेंगे कोई ना कोई जिला, तो यही स्वयंवर इनका हुआ था। तो इस तरीके से तुम कह सकते हो कि द्रुपद राजा जो थे उनका राज्य कहाँ है निम्नलिखित जिले में से? फर्रुखाबाद। अरे भाई कहाँ स्वयंवर उन्हीं के यहाँ तो हुआ था, कहीं और तो हुआ नहीं। भेड़ कुंड जहाँ अर्जुन ने द्रौपदी से शादी करने के लिए मछली को निशाना बनाया, हाँ उत्तर प्रदेश में है कन्हान। हाँ, तो वही तो स्वयंवर स्थल, अब वही तो निशाना बनाए ना, सीधी सी बात है। रामचंद्र भगवान का तो अलग हिसाब किताब था, इनका अलग था। चलो आगे लिखो, अगला पॉइंट लिखो, एक हेडिंग डालो, उत्तर प्रदेश के प्रमुख व्यक्तित्व। उत्तर प्रदेश के प्रमुख व्यक्तित्व। उत्तर प्रदेश के प्रमुख व्यक्तित्व। अब आगे लिखो, निजामुद्दीन औलिया। यही जो हम तुमसे बात लोगों से बताना चाह रहे थे। उत्तर प्रदेश के प्रमुख व्यक्तित्व क्या है कि निजामुद्दीन औलिया। देखो इनसे प्रश्न पूछा जाएगा। अब या तो जो पूरा सूफी संत पढ़ो इतिहास का, तब समझ में आएगा, लेकिन हम लोग अगर ये चाह लें, कोशिश कर लें तो विषय ना पढ़े। उत्तर प्रदेश का ही तो है एक पार्ट, इतिहास का है थोड़ा सा। ठीक, चलो निजामुद्दीन औलिया एक पॉइंट लिखो, उसके नीचे करके लिखो, महान चिश्ती सूफी संत, महान सूफी क्या महान चिश्ती सूफी संत निजामुद्दीन औलिया का जन्म। महान चिश्ती सूफी संत निजामुद्दीन औलिया का जन्म 1236 में, 1236 में उत्तर प्रदेश के बदायूं में हुआ था। बदायूं में हुआ था। निजामुद्दीन औलिया को चिश्ती संप्रदाय का प्रवर्तक माना जाता है। एक प्रश्न पूछा जाए कि निजामुद्दीन औलिया को सूफी संत का या इसका प्रवर्तक माना जाता है, निम्नलिखित में से उसका जन्मस्थल कहाँ है? बदायूं। वैसे जैसे मैंने बताया कि महारानी लक्ष्मीबाई का क्या कहते हैं बचपन का नाम क्या हुआ? मणिकर्णिका। अब पता चला उनका जन्मस्थल कहाँ रहा? वाराणसी। तो ऐसे ही समय का भी है। ठीक, चलो आगे लिखो, क्या लिखे हो? 1236 कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले में हुआ था। ठीक है, आगे पॉइंट, नीचे पॉइंट लिख लो, इनके प्रमुख शिष्य बाबा फरीद। इनके प्रमुख शिष्य कौन थे? बाबा फरीद। उसमें से कटती है, अब फिर ऐसे कटेगा। इनके प्रिय शिष्य कौन थे? बाबा फरीद। उसी के आगे लिख लो, तथा औलिया जी की मृत्यु, बहुत ज्यादा इतिहास पढ़ने का आवश्यकता नहीं, 1 लाइनर लिख लो, तथा औलिया जी की मृत्यु, औलिया जी की मृत्यु 1325 ईस्वी में, 1325 ऐसे लिखना, तथा औलिया जी की मृत्यु 1325 दिल्ली में हुई थी। हाँ, में गड़बड़ हो जाएगा, ऐसे लिख लो, कहाँ हुई थी? दिल्ली में हुई थी। हो गया, ऐतिहासिक प्रश्न है। अब आपसे पूछा जाए निजामुद्दीन औलिया की मजार कहाँ है? नई दिल्ली में, चाहे लिख लो, नहीं याद रखो इसे, निजामुद्दीन औलिया की मजार कहाँ पे है? नई दिल्ली में। पूछा गया है, हम लोग ये समझते हैं सब पूरा इतिहास से अंदर से पूछ रहा है आयोग। चल, एक जन्म, निजामुद्दीन औलिया का जन्म कहाँ हुआ? बदायूं में। मृत्यु कहाँ हुई? नई दिल्ली में, मतलब दिल्ली में हुई थी। इनकी मजार वहीं बनाई गई। ठीक, और सबसे प्रिय शिष्यों में कौन से? बाबा फरीद। गजशंकर कहा करते थे ना उनको।
बाबा फरीद गज शंकर नाम था। आगे लिखो अगला, आगे लिखो क्या लिखो, गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध, गौतम बुद्ध, थोड़ा सा संबंध इनका है, हालांकि स्पेशली तो नेपाल पड़ता है ना, लेकिन कहा जाता है सिद्धार्थ नगर माना जाता है वहां से, तो संबंध तो वही है। नीचे लिखो गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व, पहले लिखोगे गौतम बुद्ध, गौतम बुद्ध क्या कह रहे हो, कुछ कह रहे हो? तो देखने को मिलती होता है। गौतम बुद्ध का जन्म 500 कितना है 63 ईसा पूर्व सिद्धार्थ नगर जिले में हुआ था। ठीक, वही है लुम्बिनी का एरिया पड़ता है, माना जाता है नेपाल, लेकिन उसका कुछ एरिया लगता है, इसीलिए हम लोग मानते हैं कि उनका जन्म हमारे प्रदेश में हुआ है, ऐसा नहीं है, लेकिन स्पेशली पूरा नेपाल सब बाजू में तो बटे हैं। उधर देखो गोरखपुर चले जाओ तो आदमी पैदल चले जाते हैं नेपाल के लिए, कोई वीजा नहीं। चलो आगे लिख लो, और ज्यादा तो नहीं, आगे लिखो तथा उसी में लिख लो जन्म इनका कहाँ हुआ, सिद्धार्थ नगर। ठीक, और वैसे में बता ही दिया नेपाल। आगे लिखो तथा इनकी मृत्यु 483 ईसा पूर्व, तथा इनकी मृत्यु 483 ईसा पूर्व उत्तर प्रदेश के कुशीनारा ब्रैकेट में चाहे लिख लो, कुशीनगर, हाँ कुशीनारा में हुई थी, कुशीनारा में या कुशीनगर में हुई थी। एक बात है, परीक्षा भी 3-4 दिन है, जितने भी धार्मिक चीजें हैं, बौद्ध हो गए, जैन हो गए, वैष्णव हो गए, शैव हो गए, सारे हैं, उसमें से सबसे ज्यादा अगर पूछा जाता है तो किसमें से, बौद्ध धर्म से। अभी भी आपके पास समय हमें लगता है कि किताबें हैं, जल्दी महिलाओं का प्रवेश बौद्ध धर्म में कब हुआ, पहली बसंत इनके लिए कहाँ हुई, पहली बार बरसात किस सीजन को मिला, किस तरह के जो प्रश्न है, कहाँ विश्राम किए, कहाँ खत्म हुए इनके जीवन का। क्योंकि सभी जितने भी महापुरुष हुए, महापुरुष कह लो या इनको भगवान कह लो, क्योंकि इन्हीं को भगवान माना गया, जानते हो ना, कि पृथ्वी पर जन्मे इंसानों में से किसकी पूजा सर्वप्रथम हुई थी, महात्मा बुद्ध की। बाकी तो त्रेता द्वापर की बात आती है, हम लोग देखे नहीं है, ऐसा महसूस करते मानते हैं, लेकिन इनकी कहानी बिल्कुल डिक्टो है कि 583 ईसा पूर्व में, और कहा जाता है कि जन्मे इंसान पूर्णतः जिनको भगवान माना गया कौन थे, महात्मा बुद्ध। थाईलैंड है, पूरी तरीके से पूछते हैं, भारत के नहीं, देश के पूर्वी इलाके चले जाओ, सब बौद्ध हैं, बहुत बौद्ध हैं। तो कहने का मतलब इनकी एक सबसे बड़ी मूर्ति कहाँ स्थापित की गई है, थाईलैंड में। ठीक, इनमें 2 थे, एक कौन थे, हीनयान, और दूसरे महायान वाले। हीनयान वाले इनको महापुरुष मानते थे, और महायान वाले इनको भगवान मानते थे। यही है कि कभी पूछा जाए तो अभी भी समय है, थोड़ा सा पढ़ लेना। और जैन धर्म में ऋषभ देव का है, और अंतिम में किसका है, महावीर स्वामी का, इन दोनों का पूछा जाता है। चलो थोड़ा सा पढ़ लेना, आगे लिख लो बाण भट्ट का लिख लो, हालांकि बाण भट्ट का संबंध एक पॉइंट लिख लो, आगे लिखो बाण भट्ट। इसको इसलिए लिखवा दे रहे हैं कि अरे बाण भट्ट का नाम नहीं सुने थे, हाँ बाण भट्ट, इनको इसलिए लिखवा दे रहे हैं क्योंकि किसके समकालीन थे, हर्षवर्धन के। हर्षवर्धन का संबंध कहाँ से था, प्रयागराज और कन्नौज से। ये दोनों जिले कहाँ पड़ते हैं, उत्तर प्रदेश में ना, कन्नौज और प्रयागराज, तो इसलिए हो सकता है क्या लिखे हो, बाण भट्ट। अब एक पॉइंट लिखो नीचे या उसी के आगे लिख लो, बाण भट्ट द्वारा 2
महानतम बाणभट्ट द्वारा 2 महानतम पुस्तकों की रचना की गई। नंबर 1 कादम्बरी। बाणभट्ट द्वारा 2 महानतम ग्रंथ हैं, पुस्तकों की, पुस्तक के आगे चाहे ब्रैकेट लिख लो, ग्रंथ है ना, ग्रंथों की रचना की गई। पहला क्या है? कादम्बरी। दूसरा था हर्ष चरित्र। दोनों पूछा जाता है। हाँ, दोनों पूछा जाएगा। पूछ लेते हैं, जीएस में पूछ लेते हैं हम लोग बस, है ना। हर्ष चरित्र और क्या है? कादम्बरी। ठीक है। अरे ये इसके जीवन की बाइबिल है, कादम्बरी और हर्ष चरित्र। हर्ष के जीवन काल को पूरी तरीके से इसने दर्शाया है इसमें। और कादम्बरी, कादम्बरी क्या मतलब वैसे है जैसे उदयन और वासदत्ता की कहानी है। कादम्बरी में क्या कहानी है? एक पूरा प्रेम प्रसंग है, उसको उसने दर्शाया था। ठीक है, चलो तुम लोग नाम नहीं सुने, किताब तो पढ़ लिया था। आगे तैयारी कर रहे हैं तो सिलेक्शन पादा और बढ़िया बढ़िया किताबें पढ़ा करो। 2-3 जैसे वैज्ञानिक ने बताया था, एक पूरी दुनिया में इफेक्टेड वैज्ञानिक था जैसे कार्ल मार्क्स, उसकी थियरी पढ़ना सिलेक्शन हो जाए तो। और उसकी थियरी को जानने के लिए मैक्स वेबर की, किसने गलती कहाँ की और उस पर उसने उंगली अर्थात उस पर जो जो इन्होंने कहा उसको सही साबित करने का प्रयास इसने किया था। मैक्स वेबर हो गए, ये हो गए, चाणक्य की नीतियां हो गई, कादम्बरी की कहानी है। चलो आगे लिख लो। बाणभट्ट का ये 2 हैं। लिखवाने का कारण वही था कि 2 जो जिले प्रसिद्ध थे। आगे लिख लो अगला, जियाउद्दीन बरनी। जियाउद्दीन बरनी ठीक, जियाउद्दीन बरनी। अब नीचे पॉइंट लिखो, जियाउद्दीन बरनी मूलतः, जियाउद्दीन बरनी मूलतः बुलंदशहर का निवासी था। जियाउद्दीन बरनी मुख्यतः किस जिले का निवासी था? बुलंदशहर का। ठीक, ये सब याद करने वाली बात है ना कि कहाँ इनका मूल निवास है? बुलंदशहर का मूल निवासी था। अब आगे कामा लगाओ, फिर उसके आगे लिखो, इसके द्वारा इसकी महानतम कृति, इसके द्वारा इसकी महानतम कृति अर्थात रचना तारीखे फिरोज शाही, तारीखे फिरोज शाही, इसके द्वारा महानतम कृति तारीखे फिरोज शाही की रचना की गई। 2-3 थे, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। ऐसा एक वर्ड है कि कहा जाता है कि पूरा नाम इस तरह से कहा जाता है इसका, सल्तनत कालीन जियाउद्दीन बरनी। सल्तनत काल में था कौन से 2 शासक? एक फिरोज शाह तुगलक, एक फिरोज शाह तुगलक और मोहम्मद बिन तुगलक, दोनों के शासनकाल में था। जैसे कहा जाता 8 लोगों का शासनकाल, 8 सम्राटों का शासनकाल देखने वाला एकमात्र व्यक्ति निजामुद्दीन औलिया। इसने 8 प्रकार के अर्थात अपने जीवन काल में कितने शासनकाल देखे थे राजाओं के? 8। और 7 शासनकाल में 7 राजाओं के दरबार में अपनी सेवा देने वाला एकमात्र आमिर खुसरो। ये है तो उसका अकाउंट कर लेना। और जब पूछता है आयोग तो उसमें आयोग लिखता है कि 8 राजाओं का शासनकाल देखने वाला व्यक्ति, तो दोनों ऑप्शन में रहते हैं निजामुद्दीन औलिया और आमिर खुसरो। लेकिन उसमें आमिर खुसरो का कितना है? 7 है। अवार्ड का कितना था? ये था। निजामुद्दीन औलिया के अंदर एक क्वालिटी थी कि उनको कोई ले नहीं जा सकता था अपने दरबार में। वो ईश्वर के प्रतिनिधित्व माने जाते थे। व्यक्तिगत जब उन्हें लगता था तब वो जाया करते थे, बात ये थी। और नहीं तो अगर जिस राजा से मिलने का मन हो तो मिले। अलाउद्दीन खिलजी बहुत जबरदस्ती किया था। जब उसे लगा कि अलाउद्दीन खिलजी उनके यहाँ आएगा, उसे उठा ले जाएगा, तो उन्होंने जगह छोड़ दिया था कि मुझे उससे मिलना ही नहीं है, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी की पॉलिसी निजामुद्दीन औलिया को पसंद नहीं थी। अरे काहे पसंद होगी?
जो भगवान का प्रतिनिधित्व करेगा, लोगों के लिए अच्छी बात करेगा, तो मारने काटने की बात। जो आदमी कम तौलेगा उसकी शरीर के उतने मांस के टुकड़े काट दिए जाएंगे। अरे अब कहना नहीं चाहिए, कुल मिला के साहूकार है ना। अब जात का अगर मान लीजिए बनिया है, साहूकार है, तो डाली तो मारेगा, उसकी जाति में है, तो उसके लिए थोड़ी ना कहा जाता है कि उसे जिला बदर कर दिया जाएगा या तुम्हें बाहर कर दिया। अरे ठीक है, अब ठाकुर ठकार आदमी है, झगड़ा लड़ाई नहीं करेंगे तो का मंदिर में जाकर पूजा थोड़ी ना करेंगे, वो उनका काम है। तो इसके लिए कठोर दंड में उसने देखे नहीं कहा ना कि मांस के टुकड़ों से उसके जितने जो जितना चोरी करेगा। हालांकि एक चीज ये तो हम निगेटिविटी है हमारी, और पॉजिटिव उसने ये है कि उसने अपने राज्य को एकदम संगठित मजबूत कर लिया था। 1 मैन आर्मी था कुल मिला के, इतना लोग डरते थे उसको, और जबरदस्ती की बातें करता था, डरेगी करेगी। सर खुसरो साहब की आखिरी रचना कौन सी थी? आमिर खुसरो की जी जी साधन थी कि आशिका थी? कौन सी? हाँ, आशिका थी। तो यही हमें लग रहा है। देखो हमें तो पूरी तरह से मालूम नहीं है, लेकिन जो तुम सेकंड वाला बता रहे हो, समझ रहे, ये शांत रहो। बच्चे ने पूछा, अरे भाई रुकोगे, एक तो तुम लोग कोई पूछे तुमसे आपस में बतियाने लगते हो। सर उसमें मुझे हंसने लगते हैं। क्या हाँ देखो, जो मन में हो तो पूछ लेना चाहिए, देख लेना उसमें। सेकंड और पहला क्या बताया हो, हमें पूरा याद नहीं है। हाँ, और आशिका राशिका, आशिका, हाँ संभवतः देख लेना, अभी मोबाइल तुम्हारे पास होगा। हाँ, आशिका इसकी अंतिम रचना होगी, क्योंकि और जो क्रम है उसका, क्योंकि पूरा तो याद नहीं करते, लेकिन तैयारी में एक चीज बड़ा जरूरी होता है, किसी चीज को पहले और लास्ट को याद करना, फिर अपने यहाँ सीक्वेंस मिल जाया करते हैं। ऐसे मैंने जनगणना पढ़ाया था ना, बताया कि आपसे क्या बताए थे, इलाहाबाद, गाजियाबाद और मुरादाबाद, यही बताए थे। बाकी हमको थोड़ी ना 75 जिले, अगर वही पूछ ले गाजियाबाद नहीं, इलाहाबाद और गाजियाबाद और मुरादाबाद, और यहीं से काट के कहते और करे तो गड़बड़ हो जाएगा ना। लेकिन ये हमें मालूम है कि इतनी बड़ी गलती आयोग से जल्दी नहीं होगी, एक आध पकड़ में आ जाएगा। लेकिन जो किताब थी इसकी, ये आशिकी क्या नाम था उसका, ये वाली संभवतः हमें लगता है पूरी तरीके 100% नहीं, लेकिन यही अंतिम किताब थी इसकी, क्योंकि जो क्रम है उसमें मिल नहीं रहा है। फिर जो हमें पता है, अरे ज्योग्राफी भी इस तरह नहीं आती, लोग उसको कोड से याद कर लेते हैं कि कौन दक्षिण से उत्तर की तरफ पहाड़ी है और कौन इधर से इधर है। पूछ लीजिए, नहीं ये वाली है, बता तो दें, सही है तो बता है तो बता तो रहा है, तो हम तो कह रहे हैं चलो ये नहीं। उसमें देखो नीचे लिखो आमिर खुसरो की, नीचे देखो किताब, उसमें देखो। अरे मोबाइल ले लो, काम चलाने लगे, कलम चलाने लगे, मोबाइल में उठाओ, देखो अंतिम कृति आमिर खुसरो की, देखो दे देगा मोबाइल में, देखो कौन सी है, देख लो, अभी तो टाइम बहुत है। कौन सी है, हैं? भैया हो आप सब इतिहास वाले को पता नहीं है कि चलो किताब देख। अब आगे लिखो, क्या लिखे हो, ठीक है आगे। इसमें कितने हो गए हैं बताओ, ये वाले 3-4 हो गए। आगे लिखो टोडरमल, आगे लिख लो टोडरमल, टोडरमल, टोडरमल। अब नीचे पॉइंट करके वैसे लिखो, टोडरमल का जन्म सीतापुर जिले के लहरपुर गांव में हुआ था। सीतापुर जिले के लहरपुर गांव में हुआ था। अरे भाई, लहरपुर, सीतापुर जिले के लहरपुर गांव में हुआ था। टोडरमल अकबर के दरबार में दीवान, शॉर्टकट में टोडरमल अकबर के दरबार में दीवान, ठीक, आगे कमा लगा के, तथा दहसाला बंदोबस्त के
जन्मदाता माने जाते हैं। और दहसाला जिसकी समझ में ना आए तो दहसाले को लिखने के भू व्यवस्था, लैंड सिस्टम जो हुआ था दहसाला, भैया तो एक मिनट, दहसाला ठीक है, क्या लिखे हो, सीतापुर के लहर नहीं, सीतापुर जिले के लहरपुर गांव में हुआ था। इनका संबंध अकबर के दरबार से था, ठीक है, दरबार से दीवान थे। और आगे लिखो, इन्होंने दहसाला बंदोबस्त दहसाला बंदोबस्त, मैंने कहा जो न समझ में आए तो भू क्या कहेंगे इसको, भू व्यवस्था। दहसाला बंदोबस्त के दहसाला बंदोबस्त के प्रचलन के लिए जाने जाते हैं, के प्रचलन के लिए जाने जाते हैं। ठीक, लिख लिए, समझ में आ रहा है ना। उर्दू के शब्द जैसे इस समय कहा जाता है लैंड होल्ड सोसाइटी, अगर इसमें आओगे 1857 मतलब इतिहास पढ़ोगे तो उसमें होता है ना भूमि सुधार के लिए क्या क्या बना है, सर जॉन शोर का नाम आएगा, जॉन ग्रांट का नाम आएगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस का नाम आएगा। तो वैसे इसमें है, प्रश्न है दहसाला बंदोबस्त का जन्मदाता टोडरमल। टोडरमल कहा जाता है कि स्थायी बंदोबस्त किसकी अध्यक्षता में अकबर ने गठित किया था, टोडरमल के। ठीक, बताओ, सीतापुर के रहने वाले थे। उत्तर प्रदेश एक महान जगह स्थान तो है, लेकिन बाहर से लोग नहीं महान रह गए यहाँ, है ना, सब चले गए। अब तो वैसे वैसे लोग जीवित पड़े हुए हैं यहाँ कि अपने, कहते हैं ना कि अपने दुख से परेशान नहीं है, दूसरे के सुख से परेशान है। ये कंडीशन आ गई है। अबू फजल, आगे लिखो, अबू फजल हरदोई से थे। एक इतिहास में एक स्थान है हरदोई का, इतिहास में बहुत है सर। होली का प्रारंभ हरदोई से हुआ, प्रहलाद का जन्म देखो वो स्टेट में पढ़ोगे, स्टेट की कोई किताब, वो बिहार से सर दिया होली। देखो स्टेट से किसी चीज को पढ़ोगे किताब में तो नाम आ जाएगा, लेकिन ऐतिहासिक जगह पढ़ोगे 2 ही 4 जगह नाम आएगा। जैसे पूरा प्रतापगढ़, मतलब पूरे उत्तर प्रदेश में प्रतापगढ़ में ऐतिहासिक में नाम आता है किसान सभा, है ना, रामचंद्र, एक ही नाम तो आता है रामचंद्र शुक्ला, बस। मतलब अब इस तरीके से अगर प्रतापगढ़ वाले कहते कि नहीं चकबंदी की पैमाइश हम ही ने कराई थी, तो वो गलत बात है ना, चकबंदी की पैमाइश क्या करा। तो इतिहास जैसे यहाँ हरदोई की जब किताब आएगी तो अच्छाई उसकी बताई जाएगी, लेकिन ऐतिहासिक जगह में 4 ही 5 जगह नाम आएगा जहाँ उसका मतलब भारत के लेवल पर नाम आना चाहिए। तो 3-4 जगह प्रसिद्धि है। चलो आगे लिखो, अबू फजल। अभी नहीं कह रहे कि आपका वो गड़बड़ है, जिला भैया रहना यही है, आना यही है। क्या लिखे, अबुल फजल। इसका जन्म 1550, इसका जन्म 1550 ईस्वी आगरा में हुआ था। जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए कि अबू फजल कहाँ जन्म हुआ, अबू फजल का। छोटे छोटे पॉइंट ऐसे याद करते चलो, कुछ है नहीं इसमें। आगरा में जन्म लेने वाला, ठीक, अबू फजल आगरा में हुआ था। आगे लिखो, ये शेख मुबारक, इनके पिताजी का नाम पूछा गया है, किसकी संतान थे। ये शेख मुबारक के पुत्र व शेख फैजी के छोटे भाई थे। ये शेख मुबारक के पुत्र व शेख फैजी है। शेख फैजी के कौन थे, छोटे भाई थे शेख फैजी। एक प्रश्न है, फैजी जो प्रसिद्धि है उसकी, उसने लीलावती को, लीलावती पढ़े हो ना किताब, लीलावती किताब को फारसी में अनुवाद किया था। इसका नाम अब्दुल बदायूं कादिर, रामायण से संबंधित, ठीक है, ऐसे करके है। तो उसमें इसका नाम आता है, पूछा जाता है निम्नलिखित में से कौन सा था व्यक्ति जिसने लीलावती को फारसी में अनुवाद किया था। कारण क्या था, फारस का मतलब जानते हो क्या होता है, ईरान, उसकी भाषा अलग है। तो आए कहाँ से था ये लोग, बाहर से, जिनको हिंदी भाषा समझ में नहीं आती थी। जैसे अब अंग्रेज यहाँ आया
गीता में कहा गया बहुत कुछ लिखा गया है। अब लॉर्ड हेस्टिंग के शासनकाल में वो क्या नाम था, विलियम विल्किंस आया। अब कहने लगे गीता एक ऐसी भारत देश की किताब है, ग्रंथ है कि उसमें बहुत अच्छी अच्छी चीजें दी गई हैं कि आदमी मरने के बाद वहां जाएगा, जो जैसा करेगा वैसा भोगेगा, तो अलौकिक चीजें नहीं लगेगी। तो उसने कहा इसमें है क्या, वो आदमी हिंदी में कह रहा है, यहाँ के वो समझ नहीं पाया। गीता के सार को समझने के लिए विलियम विल्किंस ने क्या कर डाला था, उसे पूरा अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर दिया था। और उसी का एक पन्ना, मुझे उस दिन भी मैं याद कर रहा था, याद नहीं आ रहा है, रॉबर्ट करके कुछ नाम था, अमेरिका का एक साइंटिस्ट था, उसी गीता अपनी जो हमारी बाइबल कही जाती है हिंदू धर्म की, उसी गीता को आधार मानकर उसने सैटेलाइट का निर्माण किया था, अमेरिका का वैज्ञानिक। इसीलिए वो कहता था कि अंतरिक्ष में जाने का स्रोत कहाँ से मुझे मिला, गीता से, क्योंकि उसमें लिखा है कि कर्म प्रधान होता है। और उसमें लेकिन बहुत वैज्ञानिक था, पूरी हिस्ट्री पढ़े नहीं है उसकी, लाइटली से हमने भी पढ़ लिया था, लेकिन पढ़ने की इच्छा होती कि नाम भूल गए हैं उसका। उसने गीता को आधार मान करके अंतरिक्ष का अध्ययन किया था, इसीलिए उसने सर्वप्रथम सबसे पहले किसको रखा था, गीता। भगवान श्री कृष्ण के द्वारा दिए गए अर्जुन के उपदेशों के एक संग्रह है। ऐसे में कहा गया है, जैसे कुछ चीजों में कहा जाता है ना, भाग्य भरोसे, है ना, तो भगवान ने इसमें खंडन किया ना कि भाग्य के भरोसे कुछ नहीं होता। अभी तुमसे कोई कह दे तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा तो आदमी करेगा विश्वास। कोई पंडित जी आ जाए और कह दें, हालांकि बताना नहीं चाहिए, हमारे साथ में भैया पढ़ते थे, उनको एक पंडित जी को दिखाए, 1500 रुपए लिया, अलीगंज की बात। उन्होंने कहा कि तुम जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे। बात सही बता, नाम बता दें, भले ऑनलाइन है, उनका प्रशांत नाम था, प्रशांत शुक्ला। एक्टिविटीज उनकी पूरी वैसी रही जैसे मारधाड़ वाले लड़के नहीं होते आजकल वाले, जहां पहुंचे बजाय दे नेता नगरी छात्र संघ चुनाव लड़ना, बहुत कुछ करते थे बेचारे। हम लोग के बड़े गाइडेंस हुए बाद में। उनको किसी ने उनके पास झगड़ा लड़ाई किया, उनके पिताजी ने कहा तुम कुछ नहीं करोगे, मेरा नाम बर्बाद करोगे, मतलब कुल मिला कहते रहते कि मरी गए होता जन्मे ले, बस वही कहा। उनके पिताजी बड़े दुष्ट थे, उसका फर्क नहीं पड़ा था। उनके पिताजी ने कहा घर नहीं आना, और वो ब्राह्मण जो वहां बैठा था 1500 रुपए लेकर, जब उसने ये कहा कि तुम जीवन में कुछ नहीं कर पाओगे, ये बात उनको लग गई। उसी दिन से वही वाल्मीकि वाली कहानी है, यूनिवर्सिटी जाना छोड़ दिए, किताब गए खरीदे, एनसीईआरटी की लाए, पार्क में बैठ के खूब पढ़ाई किए, भगवान का आशीर्वाद रहा, उनके माँ बाप का आशीर्वाद रहा। अंतिम में न बेचारे तो नहीं हो पाए, लेकिन 329 रही, आईएएस हुए। आईएएस होने के बाद तो पंडित को ढूंढ रहे थे वो उस मंदिर पे जाकर के कहे जो पंडित जी आए थे, क्या उनसे मुलाकात होगी? कहे भैया वो बहुत पहुंचे हुए थे। तो उन्होंने कहा पहुंचे हुए नहीं थे, बहुत नीचे थे, पहुंचे ही कहीं नहीं थे, हमारा भविष्य बता रहे। तब उन्होंने कहा गीता में कहा गया है कि आदमी कर्म से अपने भाग्य को बदल सकता है। आदमी भाग्यवान होता है तो जाते समय उसे ठोकर लगे कि देख बोरा रुपया, और कुल मिला के ये पत्थर में लग गया तो सोना, लेकिन कर्म प्रधान के लिए तो 10 किलोमीटर जाने के बाद तो सोना मिलेगा, तत्काल में नहीं मिलेगा। यही होता है, कर्म में विश्वास रखो, भाग्य पर नहीं। इसीलिए एक सार बना देश का, देश का पूरी दुनिया का। आगे लिखो सुनीता आगे लिख लो, उसका नाम था क्या लिखे, अबुल फजल ना। चलो आगे लिख लो, क्या लिखे हो, शेख फैजी, फैजी का नाम। और फैजी को ऐसे याद कर लेना कि मतलब किसके फारसी में किए थे, लीलावती का, ठीक है। अब्दुल कादिर बदाई रामायण वो लीलावती से। आगे लिखो, अबू फजल द्वारा रचित महत्वपूर्ण, अबू फजल द्वारा रचित महत्वपूर्ण रचनाएं आईने अकबरी। अबू फजल द्वारा रचित महत्वपूर्ण रचनाएं आईने अकबरी। अब ज्यादा जानकारी के लिए लिख लो, ब्रैकेट में लिखो, भारत में जनगणना का पहला साक्ष्य आईने अकबरी। और ब्रैकेट में क्या लिखोगे, भारत में जनगणना का पहला साक्ष्य जो मिला था। अब ब्रैकेट बंद कर लो, आईने अकबरी। और दूसरा अकबरनामा, ये भी लिखी, हाँ ये लिखी थी। स्टार्टिंग में क्या लिखाए हैं, इनकी प्रमुख रचनाएं आईने अकबरी, और उसके बाद अकबरनामा। अब कुछ ना लिखो, पूर्ण विराम लगा लो। दो बड़ी महत्वपूर्ण थी। एक प्रश्न पूछा गया था परीक्षा में, किसी स्टेट में, उसने पूछा गया था
कि निम्नलिखित में से किन रचनाओं में की या किस रचना में जनगणना या जनसंख्या काउंटिंग या उसकी गिनती की बात कही गई है। कौन सी किताब थी? आईने अकबरी। ये याद रखना, बस सुन रहे हो। और जरना एक चीज और मिला लेना, रामायण का फारसी में अनुवाद, महाभारत का फारसी में अनुवाद, ठीक है, लीलावती का फारसी में अनुवाद, अभी तो बता दिए हैं, ये सब याद कर लेना और पेपर में जाके देख लो, इसे आयोग में मिलाने के लिए पूछा है। एक ऐसे प्रश्न होते हैं तो मैक्सिमम लोग गलत हो जाते हैं। ठीक, चलो आगे लिख लो। अबुल फजल का होगा, टोडरमल का, है ना। अब आगे लिख लो बीरबल, एक लाइन में लिखो, बीरबल का जन्म, बीरबल, बीरबल जानते हो? अपने हास्य कविता, हास्य वाक्य के लिए बड़े प्रसिद्ध थे। इनको तो वो समझो, अकबर इनको समझ लिए तो मूड खराब है तो बैठाओ, आधी देर में मूड फ्रेश हो जाएगा, मतलब दिमाग। नाम भी इनका है, किताबों में मिलता है। हास्य के लिए जानने वाले अकबर के महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन थे? बीरबल। बीरबल का जन्म लिखो, बीरबल का जन्म जालौन जिले के कालपी नामक स्थान पर हुआ था। बीरबल का जन्म जालौन जिले के किस जगह पे है? कालपी नामक स्थान पर हुआ था। ठीक, अब आगे लिख लो। अब क्या लिखोगे? राजा अकबर के नवरत्नों में से एक रत्न थे ही, हास्य के लिए जाने जाते थे। वैसे इन्हें कहा जाता है कि नवरत्नों में हास्य के लिए जानने वाला व्यक्ति कौन था? बीरबल, नवरत्न। अब एक पॉइंट लिख लो, अकबर के दीने इलाही, अकबर के दीने इलाही में सम्मिलित होने वाले, अकबर के दीन ए इलाही, दीन ए इलाही में सम्मिलित होने वाले एकमात्र हिंदू व्यक्ति थे। एकमात्र हिंदू व्यक्ति थे। अगला पॉइंट लिखो या इसी में लिख लो, सम्राट अकबर ने इन्हें कविराज की उपाधि प्रदान की थी। सम्राट अकबर ने इन्हें कविराज की उपाधि प्रदान की थी। अब कविराज से एक चीज याद आया, जहांगीर के शासनकाल में उनके क्या कहते हैं, दरबार का कविराज, ठीक, शाहजहां के एक दो, जहांगीर का अबू हसन, बात समझ रहे हो, मंसूदी का संबंध, बात समझ रहे, मंसूद नाम था उसका, मियां बख्शी का संबंध, तो नाम बता रहे हैं, एक दो दिन बचा है। ये ऐसे प्रश्न है ना, तो कई बार पूछे गए हैं कि जैसे हुमायूं के शासनकाल में बढ़िया चित्रकार, ठीक, कानड़ चित्रकला जो स्टार्टिंग किसके शासनकाल में हुई? हुमायूं के, ठीक, और इसका चरम अच्छा बढ़िया शासनकाल कुल मिला करके कहा जाता है चित्र शैली किसके शासनकाल में स्टार्ट की गई? हुमायूं। चित्रकला का स्वर्ण काल जहांगीर का। तो दोनों को पढ़ लेना जाके करके, हुमायूं के समय चित्रकार कौन सा था, इनके समय का कौन सा था। बात ये कुछ चीजें हमसे पढ़ लो, बस यही घुमा फिरा के पूछता है। करंट यूपी जनगणना जोड़ दो तो ढूंढोगे तो रोल नंबर कहीं ना कहीं उसमें नजर आ जाएगा, लेकिन बहुत ज्यादा ग्रंथ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आगे लिख लो, ये कविराज की उपाधि। और एक बार प्रश्न आया था कि दीन इलाही शुरू कब किया गया था? 1582 81, हाँ 1582 81 में कहा जाता है। और उसके बाद सही से उसकी जो डेट है कितनी है? 1582, ये सही है, क्योंकि एक बार छत्तीसगढ़ पीसीएस में 81 और दोनों पूछा था, 81 और 82 आयोग में सही कौन किया था? 82। दीन इलाही, दीन इलाही मतलब जान रहे? दीन इलाही, दिल्ले इलाही है। दिल्ले इलाही किसे कहते थे? दिल्ले इलाही, दीन इलाही, सबके लिए समान, है ना, किसी से भेदभाव ना करके जजमेंट सुनाने वाला दिल्ले इलाही। पिक्चर देखा करो कभी, उसमें ध्यान दिया। एक मूवी है ना वो, अरे वेलकम में नहीं, वेलकम में कहता दिल्ले इलाही, तो कहता नहीं है कि अपने आप को राजा समझ लिए, जजमेंट दे रहे। चलो आगे लिखो,
शब्दों का मतलब है। एक लिख लो, सर सैयद अहमद खान, सर सैयद अहमद खान, सर सैयद अहमद खान। इनसे जो भी प्रश्न आज तक बने हैं, कई बार पूछे गए हैं, इनका जन्म, इनके द्वारा स्थापित चीजें और इनकी मृत्यु और इनकी शिक्षा, एक उसमें पूछ लेता है गलत कौन सा है। सर सैयद अहमद खान का या तो 1/4 में आएगा, तो उस कॉलेज की एंग्लो जो मुस्लिम कॉलेज था अलीगढ़ का, उसकी स्थापना किसने की? सर सैयद अहमद खान। या तो अगला प्रश्न बनेगा तो पूरा बनता है 1 2 3 4 करके, उसमें मैक्सिमम आयोग ये पूछता है कौन सा स्टेटमेंट इसका गलत है। बात समझे कि नहीं? अरे हम यह रामायण महाभारत तो नहीं बता रहे, श्रीमद् भागवत गीता पढ़ लेना जाके। हाँ, नहीं तो घड़ी न देखो कि नहीं समय हो जाए। ये प्रश्न है, बहुत ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, इनके विषय में ऐसा आता है। जैसे करंट पढ़ोगे तो ब्रह्मोस मिसाइल, ये छोड़ो ब्रह्मोस, जो मिसाइलें हुआ करती उसमें कभी 1/4 में नहीं आता। इस मिसाइल का परीक्षण चांदीपुर में किया गया, इसकी मारक क्षमता इतनी है, इतने टैंक को ले जा सकता है, उसमें ये पूछता है। तो उसमें स्टेटमेंट, और जैसे अभी कौन सा हुआ है, नोवाक जोकोविच, हाँ, सर्बिया का जो टेनिस खिलाड़ी, उसके विषय पढ़ लेना, नंबर 1 पर हुआ है टेनिस का, उसे दिया गया है। उसका कितने ग्रैंड स्लैम है, कौन कौन कितना जीता है, वो पूछेगा, एक स्टेटमेंट उसको याद कर लेना। एकमात्र व्यक्ति है, बात समझे, उसे अभी भी दिया गया है। और जैसे एक वो हो गए करंट में है वीरेंद्र सहवाग, और एक जो पहले खेला करती थी क्रिकेट में एक महिला, अरे क्या नाम है, साउथ की, डायना एडुप्पी, क्या नाम था, एडुप्पी ना, हाँ, उसका नाम है, याद आ गया, डायना, उसका नाम था एडुप्पी करके है, ऐसे कुछ। सुनो, प्रश्न याद कर लो। भारत देश क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग, डायना एडुप्पी को हॉल ऑफ फेम में स्थान प्रदान किया गया है। दोनों आदमी का संबंध किससे है? क्रिकेट से। उधर टेनिस में चले जाओ तो लिएंडर पेस को और विजय राज एक व्यक्ति हैं, उनको दिया गया। 4 लोग हैं और दोनों में से एक प्रश्न आएगा जरूर हॉल ऑफ फेम में, जो गए हाल ही पूछा जाए निम्नलिखित में से भारत के किस व्यक्ति को इस महान जो भी हो क्रिकेटर का स्थान दिया गया है। सब नहीं पढ़ा जाता है पूरी कहानी, ठीक है। चलो एक करंट की क्लास ले लीजिए, जैसे पद्म पुरस्कार आवाज लग गया, हाँ, ये सब लग गया, ले लेंगे इसी बीच। हम सर से कहेंगे, लिखो सर सैयद अहमद खान का, लिख लो। इनका जन्म 1817 दिल्ली में हुआ था। दिल्ली में, हाँ, सर सैयद अहमद खान का जन्म 1817 कहाँ हुआ था? दिल्ली में। अगला पॉइंट लिखो, उसी में बना के चाहे। 1839 में इन्होंने आगरा के 1839 में उन्होंने आगरा के, आगरा के नीचे अंडरलाइन करो, आगरा के अंग्रेज कमिश्नर की 1839 में आगरा के अंग्रेज कमिश्नर, क्या लिखो, अंग्रेज कमिश्नर के अंतर, अंग्रेज कमिश्नर की अधीनता में सेवा प्रारंभ की, ऐसा लिख लो। 1839 में आगरा अंग्रेज कमिश्नर की अधीनता में सेवा प्रारंभ की। दरअसल इसको मिला रहे, उसमें आयोग ने पूछा था कि इन्होंने पहली बार सेवा निम्नलिखित में से, वैसे स्टेट में कि पहली बार इन्होंने आगरा में थी, तो हम मिला रहे तो मिला लेना, आगरा में दिया। तो जन्म कब हुआ इनका? 1817 में। सेवा प्रारंभ कब की? 1839। ठीक, ऐसे करके है ना, नई दिल्ली। चलो अब आगे लिखो, अगला एक पॉइंट करके आगे लिख लो। अलीगढ़ में 1878, रुको बता रहे, 1878 मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, आगे बढ़ो। 1878 में मोहम्मद, वो मोहम्मदन है, वही है मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, कामा लगाओ, कॉलेज तथा 1875
1875 मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल की स्थापना की। एक ही फर्क है, स्कूल, हाँ स्कूल था, स्कूल की स्थापना की। ठीक, अब जानने के लिए चाहे लिख लेना। समय अंतराल हुआ क्या था जो ये 1875 में स्थापित किए, वो क्या था, एक विद्यालय स्कूल था, और उसको इन्होंने बाद में कॉलेज में ट्रांसफर कर दिया 1800। बस ये समझना, अगर स्कूल आए ऐसा समझ लो, स्कूल की स्थापना 75 में और कॉलेज की स्थापना 78 में। आयोग ने लिखा था, पूछा था कि कॉलेज की स्थापना, ऑप्शन में 75 भी था, सभी लोग सही क्यों कर दिया, गलत। और उसने कहा कि कॉलेज और स्कूल में फर्क होता है। स्कूल कॉलेज जानते हो ना, ये कहा है, और स्कूल हाँ, स्कूल का मतलब होता है एकेडमिक पढ़ाई तुम्हारी, और कॉलेज का मतलब होता है, सुनो तो कहने का मतलब है स्कूल का एक सीमित दायरा होता है, अब उनकी डेफिनेशन के हिसाब से, बस समझे। और कॉलेज का मतलब होता है उसकी सीमित, उसका दायरा अलग होता है। इसको लिखो, तुम्हें पहले स्कूल और कॉलेज बता दें इसमें अंतर क्या है, ज्यादा ना जाने। आगे लिखो, ये हो गया इतना, लिख लो। तथा इनकी मृत्यु, अंतिम में जो है, तथा इनकी मृत्यु 1898 नई दिल्ली में हुई थी। तथा इनकी मृत्यु खत्म हुए थे 1898 कहां पे, नई दिल्ली। ये अपने यहाँ के। अब आगे लिखो, ये रानी लक्ष्मीबाई, अगले हेडिंग डालो, रानी लक्ष्मीबाई, रानी लक्ष्मीबाई, नीचे लिखो, रानी लक्ष्मीबाई का जन्म, रानी लक्ष्मीबाई का जन्म, डेट नहीं याद है, मैं डिक्टो, वाराणसी, वो देख लेना, वाराणसी में हुआ था। वाराणसी की अंडरलाइन कर देना। फिर आगे लिखो, इनके बचपन का नाम, इनके बचपन का नाम मनु या मनु भी आता है ना नाम इनका, मनु या मणिकर्णिका, इनके बचपन का नाम मनु या मणिकर्णिका था। ठीक, आगे लिख लो अगला पॉइंट, मनु या मणिकर्णिका। आगे अगला पॉइंट लिखो, पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र, पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र, पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहब मोरोपंत इनके पिता थे। फिर से रिपीट करते हैं, बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहब मोरोपंत, ठीक, इनके पिता थे। ठीक है, आगे आगे लिख लो, अगला लिख लो, इनका विवाह जानते ही हो, है ना, जानते हो, गंगाधर राव से हुई थी, जानते, ज्यादा ना लिखो। आगे लिखो, अगला पॉइंट करके लिखो, इनकी जो क्या लिखे हो बताओ भाई, पेशवा बाजीराव, क्योंकि हम लिखा दिए कि नहीं पता रहा होगा, नाना साहब मोरोपंत की पुत्री थी। नीचे लिखो, इनकी मृत्यु 18 जून 1858 को अंग्रेजी सेना से लड़ते हुए, अंग्रेजी सेना से लड़ते हुए मध्य प्रदेश के ग्वालियर में हुई थी। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में हुई थी। ठीक है, दत्तक का मतलब जानते हो, गोद लिया हुआ।
गोद लिए हुए पुत्र को क्या कहते हैं? दत्तक। ठीक। और ये जो नीति आई थी ना उसकी डलहौजी वाली, उसका सर सिस्टम एकदम अजीब था। जो तुमसे जो पैदा किया, मतलब अपने माँ बाप से उत्पन्न संतान ही वास्तविक शासक होगा, ये होगा वो होगा, दुनिया की कहानी बताता था। कुल मिला के वही था उसका कि कैसे भी हो वैसे भी हो सब मेरा हो, बस और कुछ नहीं था। ऐसे वो रेलवेली सहायक नीति, आओ हम तुम्हारी मदद करेंगे। अरे मदद क्या करोगे, पहले पन्ना पढ़ चुके हो इब्राहिम लोदी का और बाबर का। बाबर कहता था ना कि दुनिया में सबसे ज्यादा मूर्ख कहाँ रहते हैं? भारत में। वो कहता था कि यहाँ पे एक चाचा अपने भतीजे को मारने के लिए इनवाइट करता है, भतीजा चाचे को। वो दोनों आगे इतने मूर्ख होते नहीं समझ पाते हैं कि एक को वो मार दे के बच जाएगा, एक को तो मैं मार दूंगा ना। मतलब ये नहीं समझ पा रहे हैं कि परिवार को नहीं चलाना चाहिए, परिवार को मिला करके। उसकी भविष्यवाणी बिल्कुल सही थी और अंग्रेजों ने उसे बाद में फॉलो करने का प्रयास किया। डिवाइड एंड रूल वाला अभी लोग आज भी है ऐसा, चाचा मर गया सब हमका मिल जाए। अरे चाचा का तो मारो बोली, कुछ लड़का ऐसे है कि भाई दो भाई हो स्वतंत्र की अगर चला जाए तो सब हमारे हो गए। ऐसा परिवर्तन थोड़े समय के बाद आता होगा। तो कहूँ अगर ज्यादा पढ़ी लिखी महिला मिल गई अर्धांगिनी तो जाना सर्वनाश है उनके घर कि नहीं, तो कहो बप्पो बाहर कर दी जाए। तरक्की करता है आपके जीवन। चलो ये इतना तो जरूरी तुम्हारे लिए था लगभग। और मदन मोहन मालवीय को जानते ही हो, राम प्रसाद बिस्मिल रहे जो लोग, चंद्रशेखर को हमने बता ही दिया था। राम प्रसाद बिस्मिल का चाहे लिख लो चाहे याद कर लो, इनका जन्म शाहजहांपुर में हुआ था। इनके लिए पूछा भी जाता है कई बार, और बेचारे इनको फांसी कहाँ मिली थी? गोरखपुर में। लिख लो चाहे, जिसको ना पता हो कि राम प्रसाद बिस्मिल किससे संबंधित थे? काकोरी कांड से, है ना, काकोरी कांड से। एक लिख लो चाहे राम प्रसाद बिस्मिल, हर एक लोग का कम से कम नाम लिया करो। राम प्रसाद बिस्मिल, नीचे लिखो क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म, क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म 1800, बहुत बेचारे होनहार व्यक्ति थे। राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म 1897 शाहजहांपुर जिले में हुआ था। शाहजहांपुर जिले में हुआ था तथा इनकी मृत्यु, महापुरुषों के लिए इस तरह सब यूज करने में बड़ा अजीब लगता है ना, तथा मृत्यु, वीर गति मिली इनको, है ना। तथा इनकी मृत्यु गोरखपुर जिले में हुई थी। गोरखपुर में फांसी हुई थी। लेकिन वो गलत है। हाँ, गोरखपुर में ना अशफाकुल्लाह खान बनाया जा रहा है, इनको भी तो नाम देना चाहिए। हाँ, अशफाकुल्लाह खान के लिए कर रहे हैं, लेकिन ये तुम्हारी बात सही है। क्या कहते हैं, बहुत जल्द ही बन जाएगा इनके नाम से, क्योंकि हाँ वो सीएम साहब ने कहा भी था कि ये लोग, जैसे हमने कहा ना कि मृत्यु कहना बड़ा एक घिनौना शब्द लगता है, देश के लिए वीर गति मिली, तो उन्होंने कहा कि इन लोगों के लिए बनाया जाएगा, बनाना चाहिए भी। एक बात प्रश्न याद आया, पूरे जितने काकोरी कांड में थे सबसे पढ़े लिखे इंसान थे ये राम प्रसाद बिस्मिल। राम प्रसाद बिस्मिल का जब केस चल रहा था तो जज के साहब इंग्लिश टू इंग्लिश में बात कर रहे थे और टोटल ओवरऑल जवाब दे रहे थे। तो जज ने, ये पेपर 2014 के पीसीएस में आया है, जज ने एक बात पूछी, जितने पढ़े लिखे आदमी हो मेरे साथ आ जाओ। तब इन्होंने कहा था कि तुम मेरे साथ नहीं आ जाते हो। तब उसने कहा था कि तुम्हारी मतलब हिम्मत कैसे हुई। अंत में इन्होंने एक बात कहा था कि शुक्र मनाओ, यही प्रश्न आयोग ने पूछा था कि मेरे हाथ बंधे हैं, नहीं तो कौन किसके साथ आता हम यही तुमको बता देते। कहाँ? इसी अदालत के अंदर। उसने एक प्रलोभन दिया कि सबसे पढ़े लिखे हो आदमी तुम लीडर बन जाओ, तो बहुत बुरा लगा था इनको। तब इन्होंने कहा था, एक दूध के कटोरे का एक उदाहरण दिया था कि जिस माँ के गर्भ से पैदा हुए उससे ज्यादा श्रेय उस माँ का है जिस धरती पर जन्म लिए। प्रश्न है कि सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा और डायरेक्ट फांसी की सजा पाते समय जज को बराबर। और सबसे बड़ी बात ये इन्होंने कहा कि ये उसमें है BL ग्रोवर एनसीईआरटी में कि जज साहब बंधे हैं हमारे हाथ, नहीं तुम्हारा हिसाब किताब तो हम आज यही कर देते। उसे बहुत बुरा लगा था, हम तुम्हें सीधे उसने फांसी की सजा
सुनाई थी। सोचो, अब आज कल के आदमी इतने निठल्ले हैं कि 500 रुपये 1000 रुपये दे तो सजा नहीं। अब उसमें देखो नरेंद्र गोस्वामी देसाई करके था, कितने उसमें मुखबिर बन गए, कितने लोगों को पकड़ा दिए, नहीं तो पकड़े ना जाते मुखबिरी करने वाले। चलो ये हो गया इनका, ठीक है। राम प्रसाद बिस्मिल का, चंद्रशेखर का जानते ही वो शहीद कहाँ हुए? अल्फ्रेड पार्क में, सबसे ज्यादा प्रसिद्ध। एक पॉइंट लिखो, चित्तू पांडे, ये प्रश्न आया है, एक पॉइंट लिख लो। हाँ, चित्तू पांडे बलिया के थे, आगे लिख लो, हम बताएं क्या आया था। चित्तू पांडे का जन्म, वो मत परेशान ना हो भैया, बहुत जल्दी पेपर है। चित्तू पांडे का जन्म बलिया जिले, बलिया जिले में हुआ था। हमें वो देख लेना, इनका जन्म की डेट हमें याद नहीं है। बलिया जिले में हुआ था। अब आगे पूर्ण विराम लगा के लिखो, इनका संबंध भारत छोड़ो आंदोलन, इनका संबंध भारत छोड़ो आंदोलन से तथा सर्वप्रथम इन्हीं के नेतृत्व में, तथा सर्वप्रथम इन्हीं के नेतृत्व में वर्ष 1942 डेट चाहे याद कर लेना, 10 अगस्त था 1942 में अस्थायी सरकार का गठन किया गया। ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में अस्थायी सरकार का गठन किसने किया था? चित्तू पांडे ने। कहाँ के रहने वाले थे? बलिया के। अब पूछा जाए कि वह गठन किस डेट को हुआ था? 10 अगस्त 1942 अस्थायी। एक प्रश्न और है, भारत देश को वर्ष 1942 में ही अर्थात 43 में ही किसने आजाद मान लिया था? सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस ने 43 में उन्होंने कहा, जैसे भारत छोड़ो आंदोलन खत्म हुआ था वैसे उन्होंने कहा कि भारत देश आजाद हो गया। लेकिन लोगों ने उनसे कहा तो उन्होंने कहा, मैं अंग्रेजों की अधीनता नहीं मानता, मेरा अपना एक खुद का संविधान होगा, सारी चीजें होंगी, हम इनको नहीं मानते। उसी का एक आधार है। एक प्रश्न आया था कि भारत देश में 1943 में आजादी की घोषणा किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने। और भारत में अंग्रेजों की विपक्ष अर्थात अस्थायी सरकार का गठन उत्तर प्रदेश में किसने कर दिया? चित्तू पांडे ने। 10 अगस्त 1942 उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला? बलिया। ये सब प्रश्न आए हुए हैं और सब प्री के पेपर में एको नहीं आए हैं, सब प्रश्न तुम्हारे मेंस वाले हैं, जान लेना। जैसे कि अगर कोई संप्रभु राज्य है, हाँ, उसमें अगर कोई विरोध करता है और मान लेता है कि हम जो है इसके अधीन नहीं, जैसे कि नागालैंड, ठीक है, हाँ। और अगर कोई निवेश साम्राज्य है उसमें अगर विरोध करता है तो उसमें देखो नहीं करते। एक लाइन में संप्रभुता का मतलब कि हमारे ऊपर किसी का कोई आधिपत्य नहीं है। एक लाइन में सीधी सी बात है कि संप्रभुता का मतलब यही होता है कि उसमें कि हमारे ऊपर किसी का कोई, देखो कहा जाता है भारत देश 26 जनवरी